हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के क्वेश्चन आंसर्स को। मनी एंड क्रेडिट पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने टॉपिक्स को डिस्कस किया था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें। उसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो माई सजेशन इज़ टू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। इसके पहले आप उसको देख लेंगे तो बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो हालांकि ये पूरे चैप्टर का नहीं है मनी एंड क्रेडिट, क्योंकि एक वीडियो में मैं ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं उससे बेहतर ये है कि मैं उसको पार्ट बाय पार्ट करता हूँ। सो मे बी वन मोर वीडियो इसमें आएगी, ठीक है, या एक या दो और जा सकती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है, विच बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स। ठीक है, लोन के बारे में हमने पढ़ा था, लोन क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा बॉडी है, ठीक है, जो सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज करता है मतलब देख रेख करता है, किस चीज़ पर, फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। जो लोन है उसका फॉर्मल सोर्स है, उसको देख रेख कौन करता है। सबसे पहली बात कि लोन फॉर्मल सोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो बैंकों के द्वारा दी जाती है लोन, ठीक है, वो होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। और जो ऐसे कोई व्यक्ति किसी को देता है, जैसे मनी लेंडर, मर्चेंट, ये लोग जो अगर देते हैं तो वो इनफॉर्मल सोर्स होता है। ठीक है, तो बैंकों के द्वारा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एसबीआई है, पीएनबी है, बहुत सारे बैंक्स हैं, तो ये सब जो लोन देते हैं इसको देख रेख कौन करता है यहाँ पर, ठीक है, सुपरवाइज कौन करता है। तो मैंने जब पढ़ाया था तो ये एक बात बताई थी कि जो आरबीआई है इसको हम लोग कहते हैं बैंकों का बैंक, मतलब ये दूसरे बैंक्स के ऊपर वो आता है। ठीक है, सबसे ऊपर है आरबीआई, उसके नीचे है बाकी बैंक। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ एसबीआई है, यहाँ पीएनबी है, यहाँ और कोई बैंक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इन बैंक से अपना लेन देन का काम करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई इज़ अबव एवरीथिंग। तो इसलिए इसका आंसर भी होगा आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसको एक या दो लाइन में आपको आंसर करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने जब करेंसी को पढ़ा रहा था तब मैं बताया था मॉडर्न करेंसी क्या होता है। करेंसी, पैसा जो है वो समय के साथ बदलता आया है। ठीक है, पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, कॉइन्स चलते थे। ठीक है, अब क्या है, अब पेपर के नोट आते हैं। ये तो अभी का जो पेपर नोट है ये सब क्या है, अभी के जो कॉइन्स है ये सब मॉडर्न करेंसी का रूप है। तो मॉडर्न करेंसी का खुद का कुछ यूज़ नहीं है, ये लाइन को समझिए पहले। इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का यूज़ नहीं है। ये मतलब क्या हुआ इसका, जब वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ठीक है, कि इसका ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि इसका खुद का यूज़ नहीं है। मतलब जो पहले के पैसे होते थे, जैसे कि सोने का सिक्का है, गोल्ड कॉइन है, जैसे सिल्वर कॉइन है, तो उसको आप मार्केट में जाइएगा बेचिएगा तो कुछ पैसे मिलेंगे। अभी का जो पेपर का नोट है, ठीक है, पेपर का नोट क्या है, तो पेपर का बना हुआ है, इससे क्या आपको वैल्यू मिलेगा। यही कहा जा रहा है कि इसका खुद का वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप समझ में आ गया, इसका मतलब इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। फिर भी देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर भी इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, मतलब पैसे के तौर पे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये जो पीस ऑफ पेपर है इसमें सिर्फ 2000 लिख देने से ये 2000 का नोट नहीं बन जाता है। 2000 का नोट ये कब बनता है, जब इसमें आरबीआई का हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है। देखिएगा उसमें गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। गवर्नर कहाँ का रहता है, आरबीआई का रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये आरबीआई उसको ऑथेंटिकेशन करता है, मतलब उसे एक विश्वासी चीज़ बना देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको पैसे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये एक कारण हो गया। और वाई इट इज़ एक्सेप्टेड लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आरबीआई का ऑथेंटिकेशन होता है। और आरबीआई क्या है, आरबीआई इज़ अ बॉडी विच प्रिंट्स मनी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जो हमारा देश का सरकार है, केंद्रीय सरकार के बिहाफ में कौन नोट को छापता है, आरबीआई छापता है। और वो नोट्स को लेके, करेंसी को लेके एक ऑथेंटिकेटेड हमारे सरकार का एक बॉडी है। ठीक है, तो उसके द्वारा एश्योरेंस दिया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको मनी के तौर पे मान लेते हैं। ये ठीक है। आगे देखा जाए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम।
बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम भी मैंने बताया उस वीडियो में। तो बार्टर सिस्टम जब मनी नहीं आया था, मतलब मार्केट में एक समय ऐसा भी था, बहुत पहले की बात है, कि जब पैसा नहीं था, मनी नहीं था, तो पैसा बना ही नहीं था, तब उस वक्त लोग को कुछ लेना है या अपने चीज़ों को किसी को देना है, तब क्या करते थे? तब वो लोग आपस में एक्सचेंज करते थे, ठीक है, बिना पैसे का। ठीक है, पहले थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए। एक व्यक्ति है, इसका मैंने एग्जांपल दिया था, एक शू मैन्युफैक्चरर, उसने शू बनाए, जूते बनाए, ठीक है। तो जूता बनाया तो उसको जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक फ़ायदा कैसे होगा? ठीक है, तो उसको जूता बेचना है, पहला केस ये। दूसरा केस कि उसको खाना भी खाना है, तो उसके लिए उसको अनाज चाहिए, वीट चाहिए, मान लीजिए वीट चाहिए, तो उसको वीट, गेहूँ चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, पहला कि उसको अपने शू को बेचना है, दूसरा कि उसको वीट को खरीदना है। पैसा है नहीं, पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास वीट हो, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी जूता खरीदना हो, ठीक है, नहीं तो वो ऐसे क्यों वीट देगा? तो ये जो एक्सचेंज होता है, इसी एक्सचेंज को बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज, ठीक है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, पूरा का पूरा इसको नाम दिया जाता है। तो कह सकते हैं ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक प्रोडक्ट है या एक कमोडिटी है, ये भी एक कमोडिटी है। व्हेन वन कमोडिटी इज एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है, ये कमोडिटी 1 है, ये कमोडिटी 2 है। When one commodity is exchanged in place of another commodity, this system without using money, ठीक है, this system is called barter system of exchange. Barter system of exchange कब था? जब मनी नहीं आया था मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड भी बार्टर सिस्टम का ही एक पार्ट था, ठीक है, वीडियो में मैंने बताया था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता क्या है, समझिए। फिर से वही एग्जांपल, शू बनाया इसने और इसको क्या खरीदना है? वीट खरीदना है, ठीक है। तो ये किसके पास जाएगा? जिसके पास वीट एक्स्ट्रा है, और उससे वो वीट खरीद लेगा और अपना शू को बेच देगा। तो अगर ये व्यक्ति को भी यही चाहिए, जो मतलब दोनों व्यक्ति राजी हो जाएं, ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों राजी हो जाएं बेचने और खरीदने पे एक दूसरे के सामान को, तब उसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो ये अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, सेलर को और बायर के बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि हम जो बेचना चाहते हैं और जो सेल करना चाहते हैं दोनों में एग्री हो जाए, तब इस कंडीशन को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और यही एक समस्या भी थी बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम की समस्या क्या थी कि हर बार ये शू मैन्युफैक्चरर है और ये जो वीट बना रहा है, हर बार इसको क्या ये व्यक्ति मिलेगा? मान लीजिए इसके पास वीट है, लेकिन क्या इसको हमेशा शू खरीदना रहेगा? तो हमेशा तो उसको नया नया आदमी को खोजना पड़ेगा जिससे वीट चाहिए और शू लेना हो। मतलब ये कुछ भी चीज़ के लिए एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये मिल्क मैन है, दूध इसको बेचना है और इसके बदले इसको चीनी चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए। तो फिर से उसको वैसा आदमी खोजना पड़ेगा कि जिसको शुगर अपना बेचना हो और उसके बदले मिल्क खरीदना हो। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है थोड़ा। तो यही एक ड्रॉबैक था, मतलब ये एक कमी थी बार्टर सिस्टम में, कि बार्टर सिस्टम में हमेशा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती थी। जब तक ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम कैसे पूरा होगा? ये इस कमी को दूर करने के लिए फिर क्या किया गया, ये मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये इसे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तब फिर पैसे को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। एक काम कीजिए, सबसे अच्छा पैसा एक ठो बनाइए, करेंसी बनाइए, कि इसको जो अपना वीट को बेचना है तो बेच के पैसा कमा लो, मनी ले लो, और इसको और मार्केट से जाके उसी पैसे से शू ले आओ या जो सामान खरीदना उससे ले आओ। अगर आपके हाथ में पैसा है, सो यू आर फ्री टू परचेज एनीथिंग दैट यू वांट, सो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के लिए थे। इसका मनी क्रेडिट का सेकंड पार्ट आने वाला है, कल आएगा, जिसमें कि मैं आगे के टॉपिक्स को बताऊंगा और फिर मनी क्रेडिट से और क्वेश्चंस मैं पिक करके आने वाले दिनों में इस पर वीडियो बनाऊंगा। So thank you for watching. Do like the video, share to your friends and subscribe to my channel Total English. Thank you so much.